हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, प्रश्नों के माध्यम से आपका दिल जीतने आ चुका हूं और दोस्तों दिल जीत कर ले जाऊंगा। और एक बात याद रखना दोस्तों कि जीवन में दोस्तों सबसे पहली क्लास, इसके बाद दोस्तों किसी और की तलाश। क्या दोस्तों, जीवन में सबसे पहली क्लास फिर दोस्तों किसी और की तलाश, है ना। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कामयाबी को तलाश करने के लिए दोस्तों हम कामयाबी के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तो देखिए, आपके लिए दोस्तों मोटिवेशन से भरी हुई दो लाइन है कि मुस्कुराकर हर चुनौती को स्वीकार करेंगे। क्या दोस्तों, मुस्कुराकर हर चुनौती को स्वीकार करेंगे, मुश्किल राहों पर चलकर भी मंजिल पार करेंगे। तो एक बात तो दोस्तों ध्यान रखना होगा कि चुनौती दोस्तों चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, लेकिन दोस्तों बस मुस्कुराकर आपको स्वीकार कर लेना है। और दोस्तों राहों पर चलकर मंजिल को पार करना है, चाहे वो राह दोस्तों कितनी भी कठिनाइयों से क्यों ना गुजरता हो। तो चलिए दोस्तों, हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। और इस क्लास को दोस्तों आप शेयर करने के लिए मत भूलना। इतना ही दोस्तों आपसे एक मेरा विनम्र निवेदन है। और दोस्तों इस क्लास में है ना, अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों, तो हमारे इस प्यारे से एक परिवार के साथ में जुड़ जाइए दोस्तों। जो भी हमारा इस निमी टेक्निकल क्लासेस चैनल का परिवार है दोस्तों, इस परिवार का हिस्सा बनिए दोस्तों, और हिस्सा बन करके तैयारी करना स्टार्ट करिए। तो उठा लीजिए दोस्तों कलम, और चंद सेकंड के लिए भी दोस्तों इस कलम को अपने से दूर मत होने देना। और इसी कलम से दोस्तों आपको अपना इतिहास और दोस्तों अपना तकदीर लिखना है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ये क्लास दोस्तों डीसी मोटर से संबंधित है, जो कि 10 क्वेश्चन होंगे इस क्लास में। उच्च क्वालिटी वाली लेवल की दोस्तों क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों अपना पूरा योगदान निभाएं इन प्रश्नों को सॉल्व करने में, और पूरा दोस्तों ध्यान से, क्या दोस्तों पूरे मन और तन के साथ समर्पित होकर के इस क्लास को ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, फीलिंग से फीलिंग तक की क्लास में फीलिंग के साथ हमारे साथ आप जुड़ जाइए, और फिर दोस्तों फीलिंग के साथ प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है प्रश्न कि परिवहन वाहन के प्रवर्तन के लिए आप किस प्रकार के मोटर का सिलेक्शन करेंगे, किस प्रकार के मोटर का चयन करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो आपकी परिवहन वाहन है ना, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका एक ही मतलब है दोस्तों ऑटोमोबाइल्स। क्या ऑटोमोबाइल्स है ना, ये परिवहन वाहन का मतलब है। ऑटोमोबाइल्स में दोस्तों कौन कौन सी गाड़ियां आती हैं, तो लिखना दो पहिया वाहन। कौन कौन सी दोस्तों, दो पहिया वाहन है ना, और दोस्तों चार पहिया वाहन। दो पहिया वाहन हो या फिर दोस्तों चार पहिया वाहन हो, चार पहिया वाहन हो, है ना, वाहन। तो देखिए, अब ये मत आप ये मत सोच लेना दोस्तों कि चार पहिया वाहन यानी कि दो पहिया से स्टार्ट होती है। आगे दोस्तों चाहे कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, वो सब के सब दोस्तों किस में आते हैं, वो परिवहन वाहन में आते हैं। तो इस परिवहन वाहन में किस मोटर को आप सिलेक्ट करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको ना एक ही एग्जांपल दूंगा दोस्तों, और फिर देखना दूध से दही की तरह, मक्खन की तरह दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपके घर में एक प्लेटिना बाइक होगी। आज के दौर में दोस्तों क्या है कि हर किसी के घर में, यानी कि 90% दोस्तों लोगों के घर में क्या होती है, टू व्हीलर होती है। आप समझिए दोस्तों, आपके पास एक प्लेटिना की बाइक है। कौन सी बाइक दोस्तों, नोट करना, एक दोस्तों प्लेटिना की बाइक है ना, प्लेटिना बाइक है। आप इस प्लेटिना बाइक की पूरी स्टोरी सुनना कि एक प्लेटिना की बाइक है जिसकी दोस्तों खुद का वजन कितना है, 100 केजी। आपको ऐसा मानना है कि खुद का वजन 100 केजी है। इस प्लेटिना के बाइक में दोस्तों 4 पर्सन बैठे हैं, हर एक पर्सन का वजन कितना है, 50 केजी। तो कितना हो गया दोस्तों, 300 केजी। टोटल वजन कितना हो गया, 300 केजी। यानी कि प्लेटिना की बाइक में कौन सी मोटर लगी है दोस्तों, प्लेटिना की बाइक में जो भी मोटर लगी होगी ना, उस मोटर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपने उसको 300 केजी का वजन दे रखा है, यानी कि उस पे फुल लोड डाल रखा है। आपको ऐसे मोटर का सिलेक्शन करना होगा जो इस 300 केजी वजन को ले करके चालू हो जाए। तो दोस्तों जब बाइक को आप सेल्फ स्टार्ट करते हैं एक्सीलेटर के द्वारा दोस्तों, तो मोटर क्या करती है, इस 300 केजी वजन को ले करके दोस्तों स्टार्ट होती है। तो आपको ऐसे मोटर को चुनना होगा दोस्तों जो प्रारंभ में भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करती हो। और दोस्तों वो केवल एक ही मोटर है, और कौन सी है, वो डीसी की दोस्तों क्या है, सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर में क्या होती है दोस्तों, इसकी जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है, नोट करना, स्टार्टिंग दोस्तों जो टॉर्क होती है ना,
ये कैसी होती है, ये उच्च होती है, बला घूर्ण का मान उच्च होती है और उच्च होना पड़ेगा तभी दोस्तों 300 केजी वजन को लेकर प्रारंभ में ये स्टार्ट हो पाएगी और दोस्तों ये कंटिन्यू रन करती रहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, डीसी सीरीज मोटर। अब देखिएगा दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारी सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और देखिए दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हिंदुस्तान की कसम दोस्तों, आपको किसकी कसम है दोस्तों, आपको हिंदुस्तान की कसम है और भारत मां के आप बेटे हैं। किसके दोस्तों, हिंदुस्तान की कसम है, भारत मां के बेटे हैं आप। अपना तकदीर दोस्तों खुद कलम की स्याही से लिखते हैं आप। तो इस चीज को आप मत भूलना, इस कलम के स्याही की हर एक बूंद को दोस्तों अपनी किस्मत को लिखने में लगा दीजिए। क्या करिए दोस्तों, हर एक बूंद को अपनी किस्मत को लिखने में लगा दीजिए। फिर देखिए दोस्तों जो कमाल होगा ना, वो वाकई में दोस्तों एक इतिहास बन जाएगा। क्या बनेगा, एक इतिहास बनेगी। अब देखिए दोस्तों सेकेंड राउंड का क्वेश्चन है कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आप देखते हैं कि वह झटके के साथ स्टार्ट होती है। क्या होती है दोस्तों, झटके के साथ चालू होती है। इस प्रभाव का जो फॉल्ट है ना, वो क्या फॉल्ट है, कौन सी फॉल्ट होगी दोस्तों, उस फॉल्ट को आपको देखना है। तो स्टार्टर का कॉन्टेक्ट टर्मिनल पिटेड है। मैं पिटेड का मतलब बता देता हूं दोस्तों, गड्ढेदार होना है ना। इसका मतलब क्या होता है, गड्ढेदार होना। पिटेड का मतलब होता है दोस्तों गड्ढेदार होना, है ना। या लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है, या फील्ड वाइंडिंग में लघु परिपथ है, या कार्बन ब्रुश का ग्रेड गलत है। तो सुनना गौर से दोस्तों कि क्या इसका कौन सा फॉल्ट हो सकता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि कार्बन ब्रुश का ग्रेड गलत होना। अगर दोस्तों डीसी मोटर में ना गलत रेटिंग या गलत ग्रेड वाली कार्बन ब्रुश अगर यूज करेंगे तो आउटपुट में दोस्तों क्या होगा, आपको जो वोल्टेज मिलेगा ना, वो दोस्तों वोल्टेज प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा। अब आप सोचेंगे कि आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल पावर कहां से मिलती है, तो दोस्तों जो आपकी मोटर होती है ना, वो इलेक्ट्रिकल पावर भी आउटपुट में दे सकती है और मैकेनिकल पावर भी दे सकती है। हम इलेक्ट्रिकल पावर इसलिए नहीं देते क्योंकि उसमें हानियां दोस्तों इतनी अधिक बढ़ जाएंगी ना, जब आप इलेक्ट्रिकल पावर लेंगे, इतनी कि दोस्तों उसकी दक्षता दोस्तों 10 से 20% होती है उस कंडीशन में, इसलिए हम इससे इलेक्ट्रिकल पावर नहीं ले सकते। इसलिए दोस्तों कार्बन ब्रुश का ग्रेड गलत होने से कभी दोस्तों झटके के साथ मोटर स्टार्ट नहीं होती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन को कर दीजिए आप दोस्तों गलत। फील्ड वाइंडिंग में लघु परिपतन है। अगर दोस्तों आपकी फील्ड वाइंडिंग लघु परिपथ होगी ना, तो मोटर को आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते ही दोस्तों मोटर की वाइंडिंग क्या होगी, जल जाएगी। ऑप्शन सी को भी कर दीजिए डिलीट। लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है। ध्यान रखना दोस्तों, लाइन वोल्टेज अगर ना निर्धारित मान से यानी कि ओवर वोल्टेज रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, ओवर वोल्टेज में स्टार्टर ट्रिप कर जाएगी और मोटर दोस्तों आपकी मोटर स्टार्ट होगी नहीं। तो फिर झटके के साथ क्या स्टार्ट होगी, ऑप्शन बी भी गलत। स्टार्टर का कॉन्टेक्ट टर्मिनल पिटेड है यानी कि गड्ढेदार है। तो दोस्तों ये क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, इस कंडीशन में वही होगा जो क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है ना। तो ये झटके के साथ स्टार्ट होगी। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि जो आपकी एसी मशीन होती है ना, सिंगल फेज की जो एसी मशीन है, नोट करना दोस्तों, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, जो आपकी सिंगल फेज की है ना, सिंगल फेज की जो मोटर होती है दोस्तों, ये किस प्रकार से स्टार्ट होती है, ये दोस्तों झटके के साथ स्टार्ट होती है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं, झटके के साथ में, है ना, झटके के साथ स्टार्ट होती है। और दोस्तों जो थ्री फेज की जो मोटर होती है, ये मोटर दोस्तों स्मूथ तरीके से, है ना, किस तरीके से, स्मूथ तरीके से स्टार्ट होती है ना, स्मूथ तरीके से स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों डीसी मोटर में ऐसा, ये एक फॉल्ट माना जाता है जब मोटर झटके के साथ स्टार्ट होती है। तो देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने आने वाली है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखिए, और आपकी कलम जो है ना दोस्तों, ये कलम रुकना नहीं चाहिए। क्या दोस्तों, ये कलम आपकी रुकना नहीं चाहिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। इस कलम को दोस्तों रुकने मत देना, है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, कहां पे करते हैं, चालक के घूमने की दिशा ज्ञात करने में, या मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने में, या उपरोक्त सभी में, या ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने में। तो गौर से सुनना दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को कि चालक के घूमने की दिशा को ज्ञात करने में, चालक क्या होती है भैया, डीसी मोटर में चालक क्या करता है, घूमता है। एसी मोटर में चालक क्या करती है दोस्तों, चालक किसको कहते हैं, तो नोट करना, जो आपकी एसी मोटर होती है ना, इस मोटर में दोस्तों जो आपकी चालक है ना, इस चालक को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं,
है ना, इस चालक को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर। और दोस्तों जो आपकी आर्मेचर होती है ये कैसी होती है, स्थिर होती है ना, स्थिर आर्मेचर होती है। लेकिन इसी को डीसी मोटर में दोस्तों, यहां पे मैं लिख ही देता हूं दोस्तों कि जो आपकी डीसी मोटर होगी ना, डीसी मोटर में दोस्तों जो आपकी चालक होगी ना वो दोस्तों रोटर होती है। क्या होती है, वो रोटर होती है। और ये दोस्तों क्या करती है, घूर्णन करती है ना, ये घूर्णन करती है। तो चालक के घूमने की दिशा, आपकी रोटर, डीसी मोटर की रोटर दोस्तों किस दिशा में घूम रही है, ये कैसे पता किया जाएगा, वो दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा पता करते हैं। अब बताइए दोस्तों फ्लेमिंग का पूरा नाम मैं यहां पे लिख ही देता हूं दोस्तों। फ्लेमिंग का, है ना, फ्लेमिंग का दोस्तों पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये दोस्तों इनका पूरा नाम है। इन्होंने दोस्तों मोटर के बारे में भी बताया है और जनरेटर के बारे में भी बताया है। तो सुनिएगा दोस्तों, जो आपकी चालक है ये इसके घूमने की डायरेक्शन को कौन बता रहा है, कौन डिफाइन कर रहा है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। आप देखिए दोस्तों लेफ्ट हैंड रूल को, लेफ्ट हैंड रूल के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आप देखिए ये क्या लिखा है दोस्तों, ये मोटर लिखा है ना, MOTOR, क्या लिखा है दोस्तों, MOTOR। इसमें दोस्तों R कितना है, एक बार R है ना। तो LHR में कितने बार R आ रही है, एक बार R आ रही है, क्योंकि दोस्तों लेफ्ट हैंड रूल, क्या, लेफ्ट हैंड रूल यानी कि बाएं हस्त का नियम। तो लेफ्ट हैंड रूल में R एक बार आ रही है और मोटर में भी R एक बार आ रही है। इसका मतलब दोस्तों ये कॉन्सेप्ट गजब का है। और दोस्तों LHR वाली जो रूल है ये किस में लगती है, ये मोटर में, ना कि जनरेटर में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, यही करेक्ट आंसर इसका माना जाएगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि इस क्लास को ना आप जितना शिद्दत से देख रहे हैं ना, उतने ही दोस्तों शिद्दत के साथ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए दोस्तों, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। और जरूर करिए दोस्तों, मुझे आप पर पूरा उम्मीद है ना, मेरे इस उम्मीद को दोस्तों कम मत होने देना, है ना। मैं आपका दिल जीतने के लिए आपके सामने आया हूं और आप यकीन मानिए आपका दिल जीते बिना मैं जाने वाला नहीं हूं। तो अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से मिली कि एचपी रेटिंग होती है। आपको दोस्तों एचपी रेटिंग बताना है। अगर आप ये समझिए दोस्तों कि इसी शकल की दोस्तों एक क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आ गया कि एचपी रेटिंग होती है, तो आपको कैसे दोस्तों सटीकता से और ध्यानपूर्वक आंसर करना है कि डीसी कंपाउंड मोटर की, डीसी शंट मोटर की, या डीसी सीरीज मोटर की, या फिर दोस्तों उपरोक्त सभी। तो किस आंसर को आप करेक्ट करेंगे, मैं दोस्तों पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, उपरोक्त सभी वाले को आंसर करेंगे। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि एचपी रेटिंग है क्या, तो सुनिए मैं आपको दोस्तों अपनी दोस्तों मेरे अंदर जो हॉर्स पावर है ना, उस पूरे पावर का इस्तेमाल करता हूं दोस्तों और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और दोस्तों आप समझने की बिल्कुल दोस्तों कोशिश करना, समझ में आ जाएगी। एचपी क्या होती है दोस्तों, हॉर्स पावर। इसको हिंदी में लिखता हूं मैं दोस्तों, क्या, इसको मैं हिंदी में लिखता हूं हॉर्स, है ना, हॉर्स पावर। देखिए हॉर्स पावर किसको बताता है दोस्तों, घोड़े की शक्ति को बताता है। किसको, ये दोस्तों ये घोड़े की शक्ति को बताती है ना, घोड़े की शक्ति को बताती है। देखिए पहले दोस्तों जमाने में क्या हुआ करता था कि जब भी दोस्तों युद्ध लड़ने के लिए जाते थे ना योद्धा, तो वो किसका इस्तेमाल करते थे, वो घोड़े का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि दोस्तों घोड़े में वो शक्ति होती है ना, वो पावर होती है जो दोस्तों आग, पानी, दोस्तों चाहे वो आग हो या पानी हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, कुछ भी हो दोस्तों, हर जगह पे एक बराबर चलता है घोड़ा। इसलिए दोस्तों घोड़े के अंदर जो शक्ति है ना, वही शक्ति दोस्तों मोटर के अंदर भी होती है, वही शक्ति मोटर के अंदर भी होती है। इसलिए इसको कंपेयर किया गया है दोस्तों, एचपी को कंपेयर किया गया है किससे, मोटर से। इसलिए मोटर की रेटिंग किस में रखते हैं, एचपी में रखते हैं। अब एचपी को दोस्तों आप सोचते होंगे कि डीसी मोटर की रेटिंग किलोवाट में होती है, तो किलोवाट में बदलने के लिए क्या करना होता है, एक एचपी बराबर कितना होता है दोस्तों, 746 वाट। कितना, 746 वाट। और एक एचपी बराबर होती है 735.5 वाट। क्या दोस्तों, 735.5 वाट। अगर मैं आपसे यह कह दूं कि 746 वाट किस पद्धति में होता है, ये किस सिस्टम में होता है, तो नोट करना दोस्तों, ये ब्रिटिश सिस्टम में होती है। किसमें, ब्रिटिश प्रणाली में ये होती है ना, ब्रिटिश
प्रणाली, है ना, ब्रिटिश प्रणाली। और दोस्तों जो आपकी 735.5 है ये मीट्रिक प्रणाली में होती है ना, ये मीट्रिक प्रणाली में होती है। तो मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली, देखिए जब दोस्तों आप इसको आंसर निकालेंगे किलोवाट में ना, यानी कि मोटर की रेटिंग निकालेंगे तो आंसर बराबर ही आएगा, बस फर्क दोस्तों मामूली सा फर्क होगा। इसलिए दोस्तों 1 HP बराबर इतना होता है और 1 HP बराबर इतनी होती है। तो आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखिएगा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। अब दोस्तों इस क्लास के बिल्कुल दोस्तों आप इंटरवल पर आ चुके हैं। कहां पे दोस्तों? इंटरवल पर आ चुके हैं। ये क्लास दोस्तों एक मध्यांतर स्थान पर पहुंच चुकी है ना, मध्यांतर स्थान पर पहुंच चुकी है। जैसे कि दोस्तों मूवियों में इंटरवल आती है ना, वैसे ही दोस्तों इस क्लास का भी ये इंटरवल है। डीसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में, है ना, बिना किसी परिवर्तन के, सुनना, डीसी मोटर की विशेषताओं में दोस्तों बिना किसी परिवर्तन के उसकी घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना होगा? सुनना, फेज संयोजन परिवर्तित कर दे, या आर्मेचर वाइंडिंग संयोजन परिवर्तित कर दे, या सोर्स टर्मिनल के संयोजन परिवर्तन कर दे, या सीरीज फील्ड वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तन कर दे। अब सुनना यहां से मेरी बात को दोस्तों, और आपको बिल्कुल दोस्तों मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगी, है ना, कि क्या इसका रोल है। घूर्णन गति का जो रोल है दोस्तों, आज दोस्तों आपके दिल में छपने वाला है। जब भी मोटर को आप सप्लाई देते हैं, क्या मैं यहां से दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये एक सप्लाई है, ये क्या है दोस्तों? एक सप्लाई है। कौन सी सप्लाई है? ये एक डीसी सप्लाई है। आपको दोस्तों मोटर को एक सप्लाई देना है, तो मोटर की ये जो डीसी सप्लाई है ये कहां कहां जाती है मोटर में, किस किस भाग में जाती है? तो ये दोस्तों ये आर्मेचर वाइंडिंग में जाती है। किसमें? ये आर्मेचर वाइंडिंग में भी जाती है, और ये शंट फील्ड वाइंडिंग में भी जाती है ना। या फिर आप ये समझिए कि फील्ड वाइंडिंग, है ना, फील्ड वाइंडिंग और दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग में ये मोटर को जब आप सप्लाई देते हैं ना, तो सप्लाई दोनों वाइंडिंग में आती है। देखिए आपकी जो मोटर है ना, ये हमेशा दोस्तों ये क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। किस दिशा में? क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज दोस्तों इधर हो गया, इस दिशा में मोटर घूम रही है। अगर दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन अगर आप चेंज करते हैं ना, तो मोटर दोस्तों इस दिशा में घूमने लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज में। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज में। लेकिन आपको एक बात यहां ध्यान रखना होगा, या तो आर्मेचर के टर्मिनल का कनेक्शन बदलिए, या फिर फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल का कनेक्शन बदलिए। अगर दोनों को एक साथ बदल देंगे तो क्या होगा? आपने इसको बदल के देखा कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मोटर घूमने लगी, यानी कि मोटर किस दिशा में घूम रही है? इस दिशा में घूम रही है। अब अगर आप इस फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को भी बदल देंगे इसी के साथ में, तो मोटर दोस्तों फिर से अपनी ओरिजिनल, अपनी वास्तविक दिशा में घूमना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि प्रारंभ में देखिए मोटर इस दिशा में घूम रही थी, अब भी दोस्तों मोटर इसी दिशा में घूम रही है। इसीलिए मोटर की स्पीड को अगर दोस्तों बदलना है तो या तो आर्मेचर के टर्मिनल को बदलिए, या फिर फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलिए। एक साथ बदलने की ये गलती कभी मत करना, कभी दोस्तों, क्योंकि मोटर की घूर्णन गति में कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। तो आंसर क्या होगा कि आर्मेचर वाइंडिंग संयोजन परिवर्तन करके, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्रोत टर्मिनल के संयोजन परिवर्तन करके। ये किस में होगा दोस्तों? ये आपकी एसी मोटर में होती है ना। एसी मोटर में ये होती है कि सोर्स टर्मिनल के संयोजन को चेंज कर दीजिए। मोटर दोस्तों अपनी जो डांस करने की दोस्तों जो उसकी घूर्णन दिशा है ना, वो दोस्तों वो चेंज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होती है? क्योंकि फेज डिस्प्लेसमेंट दोस्तों जो 3 फेज मोटर में 120 डिग्री का होता है ना, वो फेज डिस्प्लेसमेंट दोस्तों, फेज विस्थापन अनबैलेंस हो जाएगा, और अनबैलेंस होते ही मोटर दोस्तों अपनी उल्टी दिशा में घूमना स्टार्ट कर देती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। और दोस्तों इस क्लास को ना जितना दोस्तों आप तन मन के साथ देख रहे हैं ना, उसी दोस्तों तन मन के साथ इस क्लास को भी शेयर करें। आप शेयर करने में दोस्तों कभी भी पीछे मत हटना, है ना। कभी भी दोस्तों शेयर करने में पीछे मत हटना, क्योंकि दोस्तों आप सिर्फ इस क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों की मदद कर रहे हैं, आप अपने दूसरे विद्यार्थियों की मदद कर रहे हैं, है ना। तो आप दोस्तों मदद करने में कभी भी पीछे मत हटिए। ये दोस्तों एक विद्यार्थी के अंदर की ये एक गुण होती है, विद्यार्थी के अंदर के एक दोस्तों ये क्वालिटी, ये एक प्रॉपर्टीज है, और हर विद्यार्थी के अंदर दोस्तों ये गुण जरूर होता है और होना भी चाहिए। इसलिए क्लास को जरूर शेयर करना मेरे भाई, इस क्लास को शेयर जरूर करते रहना। जिसमें बहुत उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होती है वह
जिसके बिना लोड नहीं चलाया जा सकता, वह कौन सी मोटर होगी? वह होगी दोस्तों संट मोटर की, या कम्युलेटिव मोटर की, या डीसी सीरीज मोटर की, या सीरीज संट दोनों मोटर की। तो देखिए बहुत उच्च स्टार्टिंग टॉर्क किसमें होता है? ये होती है दोस्तों आपकी डीसी की सीरीज मोटर में। डीसी की सीरीज मोटर में जिसको दोस्तों बिना लोड का स्टार्ट नहीं किया जाता, यानी कि चलाया नहीं जाता। क्यों नहीं चलाया जाता? वो दोस्तों कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश करता हूं मैं कि NS समानुपाती क्या होता है? 1/फ्लक्स। ये किसके किसके बीच संबंध है? ये सिंक्रोनस स्पीड दोस्तों और ये फ्लक्स के बीच का, यानी कि ये n है ना, यहां पे NS मत लिखिए, आप केवल दोस्तों n लिखिए कि n समानुपाती फ्लक्स। देखना फ्लक्स का ही यहां पे गेम है, यही स्पीड को दोस्तों कम अधिक करता है। तो सुनिए, अब कॉन्सेप्ट को आप सुनिए और मैं आपको दोस्तों प्रस्तुत करता हूं कि जो डीसी सीरीज मोटर है, मोटर दोस्तों क्या है कि अगर इसको नो लोड पर स्टार्ट करेंगे ना, तो क्यों इसकी स्टार्टिंग दोस्तों स्पीड हाई हो जाती है, वो सुनना मेरी बात को। तो सुनना कि जब दोस्तों आपकी मोटर नो लोड कंडीशन में है, उस समय दोस्तों पावर को खपत कराने वाला कोई फैक्टर है ही नहीं, कोई लोड है ही नहीं। मोटर क्या है? नो लोड पर है। जब मोटर में किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं लगा होता है, तो लोड करंट को खपत कराने वाली कोई फैक्टर नहीं होती है। और जब फैक्टर नहीं होती है दोस्तों, तो सप्लाई करंट से डिमांड नहीं होती है। जैसे ही दोस्तों आप लोड कनेक्ट करते हैं, सप्लाई करंट की डिमांड करने लगता है। लोड कहता है कि मुझे सप्लाई करंट चाहिए, और मोटर दोस्तों सप्लाई करंट से डिमांड, यानी कि सप्लाई करंट से दोस्तों सप्लाई करंट की डिमांड होती है। और यदि मोटर आपकी नो लोड कंडीशन में है, तो डिमांड करने वाला कोई है ही नहीं। उस कंडीशन में निम्न मान का करंट चलता है ना। लिखना दोस्तों नो लोड कंडीशन, है ना। नो लोड स्थिति में दोस्तों जो आर्मेचर करंट है ना, अगर आपसे कभी पूछे कि नो लोड कंडीशन में जो आपकी आर्मेचर दोस्तों धारा होती है ना, वो कितना होती है? वो निम्न धारा होती है ना, निम्न धारा होती है। ये निम्न धारा की जरूरत क्यों है? जब लोड जीरो है तो जीरो करंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आर्मेचर वाइंडिंग है ना, वो खुद डिमांड करता है सप्लाई करंट का, क्योंकि मुझे निम्न मान का करंट चाहिए ताकि मैं मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न कर सकूं। क्या दोस्तों? ताकि मैं मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न कर सकूं। मैं नहीं दोस्तों, मोटर का आर्मेचर फ्लक्स उत्पन्न कर सके। फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग खुद डिमांड करता है कि सप्लाई से मुझे सप्लाई करंट चाहिए, और इसीलिए दोस्तों आर्मेचर धारा निम्न होती है नो लोड की कंडीशन में। अगर दोस्तों नो लोड कंडीशन में धारा निम्न है, यहां पे देखना, अगर दोस्तों धारा क्या है? निम्न है ना। धारा अगर निम्न है तो इसी के समानुपाती क्या होता है? ये फ्लक्स होती है ना। आर्मेचर करंट है दोस्तों, ये आर्मेचर फ्लक्स। अगर निम्न धारा है तो आप समझिए कि फ्लक्स भी निम्न होगा। फ्लक्स क्या होगी दोस्तों? मैं पेन चेंज कर लेता हूं। फ्लक्स क्या होगी? निम्न होगी। और फ्लक्स जैसे ही निम्न होगी दोस्तों, ये जो आपकी गति है ना आरपीएम में, ये गति किस में है? ये आरपीएम में है। ये दोस्तों बहुत अधिक हो जाएगी। इसीलिए मोटर को नो लोड पर ना कभी नहीं चलाते, मोटर को कभी भी दोस्तों नो लोड पर नहीं चलाते। और ये किस में होती है? डीसी की सीरीज मोटर में। किसमें? ये दोस्तों डीसी की सीरीज मोटर ही है। लेकिन एक बात ये है दोस्तों कि ये बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करती है। एक गुण है और एक अवगुण है, दोनों है दोस्तों इस मोटर के अंदर क्वालिटी। और हर किसी, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई डिवाइस हो, चाहे कुछ भी हो दोस्तों, उसके अंदर कोई दोस्तों अगर डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी उसके अंदर होती है। लाभ है तो हानि भी होगी, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगी। यानी दोस्तों एक खूबियां हैं तो एक उसके अंदर मिस खूबियां भी जरूर होती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 से मिलिए और रूबरू होइए दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 7 से, और घुल मिल जाइए इस क्वेश्चन नंबर 7 से। फिर देखिए दोस्तों इसका आंसर आपके सामने दोस्तों आकर के डांस करेगा। और दोस्तों आपको देखना होगा कि डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में मोटर को ओवरलोड के नुकसान से बचाने के लिए प्रैक्टिकल डिवाइस कौन दोस्तों? प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि डीसी का 3 पॉइंट स्टार्टर है ना, 3 पॉइंट स्टार्टर है और मोटर को ओवरलोड के नुकसान से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है। वो कौन सी प्रोटेक्टिव डिवाइस है? तो वो है दोस्तों OLR।
क्या है, OLR का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, ओवरलोड रिले। नोट करना, ओवरलोड रिले, है ना, ओवरलोड रिले। इस रिले के अंदर ना क्या लगी होती है, एक कॉइल होती है दोस्तों। इसके अंदर क्या होती है, एक कॉइल लगी होती है, इसलिए आंसर क्या होगा, ओवरलोड कॉइल। ओवरलोड कॉइल कैसे काम करती है वो दोस्तों आपको टेक्निकल तरीका बताने वाला हूं आज। कौन सी दोस्तों, टेक्निकल तरीका बताने वाला हूं। तो देखिए, है ना, टेक्निकल तरीके से समझना दोस्तों, इसको बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं ना, ये क्या है, OLR है। OLR के दोस्तों अंदर का भाग है ना, OLR के अंदर का भाग है, ये इसका कॉइल है। ये क्या है दोस्तों, ये इसका कॉइल है। यहां से यानी कि एक सप्लाई यहां से आ रही है और यहां से सप्लाई आगे जा रही है। सुनिएगा मेरी बात को दोस्तों, यहां पे बीच में ना मैं लगा देता हूं, यहां पे दोस्तों बीच में एक NVC लगा देता हूं। ये क्या है, NVC, है ना। और यहां पे दोस्तों क्या है, ये मोटर है। अब आपको समझ में आ जाएगा पूरा गेम क्या है। ये दोस्तों क्या है, ये OLR है ना, इसके अंदर का भाग है, ये NVC है, ये मोटर है। ये क्या है, यहां से फेज आ रही है ना, फेज आ रही है, फेज करंट यहां तक आई। मोटर जैसे ही ओवरलोड होती है ना, तो लोड, मोटर कभी भी नहीं कहती कि मेरी क्षमता दोस्तों 95% ही है तो मैं 100% लोड को नहीं चलाऊंगा। वो कहेगा भैया जितना लोड डालना चाहते हो मुझ पे डाल दो, लेकिन मुझे जितना करंट की जरूरत होगी उतना आपको देना पड़ेगा। तो मोटर दोस्तों जैसे ही ओवरलोड होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, मोटर जैसे ही क्या होती है, मोटर जैसे ही ओवरलोड होती है ना, तो ओवरलोड होने के दौरान ये डिमांड करती है। मोटर क्या करती है दोस्तों, ये डिमांड करती है। किस चीज की डिमांड करती है, ये उच्च दोस्तों सप्लाई करंट की, है ना, उच्च सप्लाई करंट की ये डिमांड करती है, हाई करंट। लेकिन मोटर की जो कॉइल है ना, मोटर में दोस्तों जो आर्मेचर वाइंडिंग किया गया है ना, वो इस हिसाब से किया गया है कि इसमें दोस्तों केवल, इसमें मान लीजिए केवल 10 एम्पियर का करंट चल सके। अगर 10 एम्पियर यानी कि औकात से अधिक करंट अगर दोस्तों इसमें फ्लो होने लगेगी आर्मेचर वाइंडिंग में ना, तो मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। तो हम क्या ये क्या, जैसे कि मोटर ओवरलोड हो गई तो ये यहां से दोस्तों डिमांड करेगा कि सप्लाई से मुझे और अधिक करंट चाहिए। इस कंडीशन में सप्लाई क्या करेगा दोस्तों, सप्लाई सोर्स से सप्लाई अधिक जाना स्टार्ट हो जाएगी, करंट। जैसे ही दोस्तों यह करंट यहां से अधिक जाएगी तो सबसे पहले किससे होकर जाएगी, OLR से होकर जाएगी। यहीं पे दोस्तों एक पत्ती लगी होती है, यहां पे क्या होती है दोस्तों, एक पत्ती लगी होती है मेटल की। तो जैसे ही करंट इस OLR से पास होती है, इसमें दोस्तों, इसमें क्या उत्पन्न होती है, मैग्नेटिक, नोट करना, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होती है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबक का गुण। उच्च करंट होगा तो चुंबक का प्रॉपर्टीज भी दोस्तों उच्च उत्पन्न होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, स्ट्रॉन्ग चुंबक बनेगा। ये चुंबक क्या करता है, लोहे को अपनी तरफ खींचता है। ये दोस्तों खींच के अपनी तरफ ले जाएगा, और जैसे ये खींच कर अपनी तरफ ले जाएगी ना, ये दोस्तों NVC को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। और जैसे ही सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, NVC क्या करता है दोस्तों, NVC जो कॉन्टेक्टर होते हैं ना, उसके कॉन्टेक्ट पॉइंट को होल्ड करा के रखता है। और जैसे ही सप्लाई इसको मिलना बंद हो जाएगा, ये कॉन्टेक्टर को दोस्तों होल्ड कराना बंद कर देगी, और कॉन्टेक्टर का जो पॉइंट है वो ओपन हो जाएगा और मोटर को सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों ये आपकी मोटर क्या करेगी, रुक जाएगी। तो ओवरलोड कंडीशन में कैसे दोस्तों हमने मोटर को रोक दिया खड़े खड़े, आपने देखा होगा। तो ये OLR क्या है, यही इसका करेक्ट आंसर है, यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए कि किसी डीसी मोटर में प्रारंभ में विरोधी विद्युत वाहक बल होती है। अब दोस्तों विरोधी विद्युत वाहक बल के विरोध में जाना है हमें, और विरोधी का दोस्तों जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी मेन पॉइंट है एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं ना, उन सभी पॉइंट को दोस्तों मैं आपके सामने उठाकर रखने वाला हूं। और दोस्तों आप कैच करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाए रखना, दोनों हाथ को दोस्तों आगे रखना। किसी डीसी मोटर में प्रारंभ में विरोधी विद्युत वाहक बल बराबर होती है, किसके बराबर होती है, शून्य के बराबर होती है। मैं कह रहा हूं कि शून्य के बराबर होती है, लेकिन मेरा विश्वास मत करना दोस्तों, मैं आपको एविडेंस देता हूं, मैं आपको सबूत देता हूं कि कैसे होता है जीरो। सुनिए, जो आपका बैक ईएमएफ है ना, इसको दोस्तों EB से लिखते हैं। किससे, EB से। ये जो EB है ना दोस्तों, डीसी मोटर के गति पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, डीसी मोटर के गति पर निर्भर करती है। प्रारंभ में डीसी मोटर की जो N है, ये क्या होती है दोस्तों, N बराबर 0 RPM होती है। मोटर आपकी प्रारंभ
में रुकी हुई होती है, इसलिए दोस्तों बैक ईएमएफ भी क्या होगा, जीरो होगा। आंसर क्या मिला है, जीरो मिला है। अब दोस्तों आप सेटिस्फाई हो गए होंगे, है ना। अब दोस्तों आप पूरी तरह से संतुष्ट हो गए होंगे। अब देखिए दोबारा संतुष्ट करता हूं कि ये जो फ्लक्स है ना दोस्तों, इसके भी समानुपाती होती है बैक ईएमएफ, यानी कि मोटर जब 0 आरपीएम पर घूम रही है, यानी कि फ्लक्स कंडक्टर को कट ही नहीं कर रहा है, तो फिर ईएमएफ क्या उत्पन्न होगी, बिल्कुल ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगी और मोटर चलेगी भी नहीं दोस्तों। ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगी तो टॉर्क नहीं होगा, फिर मोटर चलेगी नहीं, यानी कि 0 आरपीएम ही होगी। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी मोटर 0 आरपीएम पर चलेगी, है ना। किसमें दोस्तों, 0 आरपीएम पर चलेगी। और बैक ईएमएफ जो है दोस्तों, ये भी क्या होगा, 0 होगा, बैक ईएमएफ 0 होगा। और तीसरा कंडीशन, ये पहली हो गई, ये दूसरी और ये तीसरी। अब दोस्तों जो बैक ईएमएफ है ना, ये बैक ईएमएफ दोस्तों सप्लाई वोल्टेज के, सुनिएगा, सप्लाई जो आपकी वोल्टेज होती है ना, इस सप्लाई वोल्टेज के दोस्तों, वोल्टेज से, है ना, सप्लाई वोल्टेज से कम होनी चाहिए, है ना, कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए, अगर दोस्तों सप्लाई वोल्टेज है ना, चौथा ऑप्शन लिखना, अगर ईबी बराबर दोस्तों आपका वीटी हो गया ना, तो मोटर दोस्तों आपकी क्या होगी, मोटर आपकी रुक जाएगी। मोटर क्या होगी दोस्तों, रुक जाएगी। क्यों मोटर क्या होगी, मोटर रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, आप सुनिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे 5वां पॉइंट लिखता हूं कि जो आर्मेचर करंट होती है ना, ये किस पर डिपेंड करती है दोस्तों, टर्मिनल वोल्टेज माइनस ईबी पर निर्भर करती है। अगर दोस्तों आपका ये 20 वोल्ट है, टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 20 वोल्टेज है, अगर बैक ईएमएफ भी दोस्तों 20 वोल्टेज हो जाएगी, तो आईए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 वोल्ट। आईए क्या हो जाए, आईए बराबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहने का मतलब आईए कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 एम्पियर हो जाएगी। और जब 0 एम्पियर होगी तो फिर यही कंडीशन आ जाएगी, करंट अगर 0 हो गई तो फ्लक्स 0 होगी, और फ्लक्स 0 होगी दोस्तों तो फिर कहानी हो गई समाप्त। तो ये पांचों पॉइंट आप नोट करना, और पांचों पॉइंट दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है ना। देखिए दोस्तों, फेयरवेल आने से पहले आप इस क्वेश्चन को जरूर देख लें कि डीसी मोटर की घूर्ण दिशा परिवर्तित की जा सकती है। वही वाली दोस्तों स्टोरी आपके सामने दोबारा आकर खड़ी होगी। अब दोस्तों प्रश्न आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, सुनिए। जो आपका जो आपका दोस्तों सप्लाई है ना, मोटर में सप्लाई क्या होती है, जैसे ही आप मोटर को सप्लाई देते हैं, डीसी मोटर को, तो मोटर की सप्लाई दो भागों में बढ़ जाती है ना, दोनों वाइंडिंग में बढ़ जाती है, और 50-50 नहीं बराबर जाती है दोनों में। और जो दोनों में फ्लक्स उत्पन्न होता है ना, वो दोस्तों अगर आप उन दोनों वाइंडिंग में से जो संयोजन है, उनका कनेक्शन है, अगर उनको चेंज करते हैं दोस्तों, तो मोटर की जो गति है ना, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या देखने को दोस्तों, मोटर की आरपीएम में परिवर्तन देखने को मिलता है। और वही परिवर्तन के बारे में क्वेश्चन है। तो सुनिए क्या होगा कि क्षेत्र परिपथ में एक प्रतिरोध जोड़कर, नहीं, आर्मेचर तथा फिर क्षेत्र संयोजन को अंतर विनिमय का क्या लिखा है, अंतर विनिमय करके, है ना, आर्मेचर अथवा क्षेत्र संयोजन को विपरीत करके। बिल्कुल ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा करेक्ट है। ये आपको ये नहीं बता रही है कि आर्मेचर और क्षेत्र का कनेक्शन परिवर्तित करके एक साथ, ये बता रही है कि या तो आर्मेचर का कनेक्शन चेंज करिए, या फिर दोस्तों अथवा क्षेत्र का संयोजन परिवर्तित करिए। अथवा का मतलब यही है, या तो दोस्तों आप आर्मेचर का संयोजन परिवर्तित करें, या फिर क्षेत्र का संयोजन परिवर्तित करें। दोनों को एक साथ कभी भी ना करें, कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल अगर आप किसी फैक्ट्री में, अगर आप इस टाइम पे दोस्तों अगर आप कोई सर्विस कर रहे हैं प्राइवेट, तो आप खुद देख सकते हैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। तो आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बाद हमारी फेयरवेल हो जाएगी। आप दोस्तों अपने घर, मैं अपने घर, हम दोस्तों एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम आने वाले समय में हम मिलते रहेंगे, आपसे मुलाकात हमारी और आपकी यूं ही जारी रहेगी। डीसी मोटर द्वारा आहरित आर्मेचर धारा अनुपातिक होती है ना। इसको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि डीसी मोटर का आहरित आर्मेचर जो धारा होती है ना, ये किसके अनुपात में होती है, तो ये दोस्तों अनुपात में होती है बलाघूर्ण के। किसके दोस्तों, बलाघूर्ण के अनुपात में होती है। बलाघूर्ण दो प्रकार की होती है, सुनना दोस्तों। एक होता है प्रारंभिक बलाघूर्ण, है ना, एक क्या होती है, प्रारंभिक बलाघूर्ण। प्रारंभिक दोस्तों एक होती है बलाघूर्ण, एक होता है रनिंग बलाघूर्ण, रनिंग बलाघूर्ण। अब इन दोनों में क्या होता है दोस्तों, इन दोनों में ही एक ही समानता है कि जो इनकी
ऐसे लिखता हूं दोस्तों, इनके आर्मेचर जो करंट है ना, इनके समानुपाती होती है, आर्मेचर करंट दोनों के समानुपाती होती है। लेकिन दोस्तों इनका जो ग्राफ है, इनका दोस्तों जो ग्राफ है, सुनना यहां पे, इनका जो ग्राफ है ना, इनका जो ग्राफ है, प्रारंभिक बला गुण का जो ग्राफ है दोस्तों, ये कैसा बनता है, ये दोस्तों बनती है आपकी पैराबोला, पैराबोला है ना, नोट करना यहां पे कैसी बनती है दोस्तों, पैराबोला इसका ग्राफ बनता है। और दोस्तों जो आपका रनिंग वाला गुण है, इसका कैसा ग्राफ बनेगा, तो इसका ग्राफ दोस्तों रैखिक ग्राफ बनता है ना, रैखिक ग्राफ बनता है। तो ये दोस्तों प्रारंभिक बला गुण आर्मेचर करंट के समानुपाती होती है, लेकिन इसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला। और रनिंग बला गुण दोस्तों ये भी आर्मेचर करंट के समानुपाती होती है, लेकिन ग्राफ कैसा बनता है, लीनियर ग्राफ बनती है, रैखिक ग्राफ बनती है ना। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, 10 क्वेश्चन था, और 10 क्वेश्चन का दोस्तों आपने डट कर सामना किया, डट कर मुकाबला किया। अब दोस्तों आपको महसूस हो गया होगा, आपको एहसास हो गई होगी, इस कलम की ताकत को एहसास करिए दोस्तों। इसी कलम की ताकत से आप इस पूरे क्लास को देख पाएं, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं दोस्तों आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि दूसरे विद्यार्थियों को दोस्तों उनका भी सहयोग करिए, उनको भी दोस्तों इस क्लास के बारे में बताइए, और इस क्लास के बारे में दोस्तों बताइए उनको कि हम बहुत जल्द दोस्तों लाइव आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारे परिवार के जो मेंबर हैं ना, वो दोस्तों दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और दोस्तों यूट्यूब की तरफ से हमें बहुत ही जल्द मिलने वाला है लाइव सेक्शन का ऑप्शन। और फिर दोस्तों हम दिल से दिल तक जुड़ करके दोस्तों फीलिंग के साथ क्लास लेंगे, और फीलिंग के साथ दोस्तों एहसास के साथ जब किसी चीज को समझा जाता है ना, तो दोस्तों वहां पे समझने का जो मजा होता है दोस्तों, वो अलग ही प्रकार का होता है ना। कहने का मतलब कुछ और है दोस्तों, मेरी भावनाओं को आप समझिए, है ना। जुबान तो दोस्तों कभी कभी लड़खड़ा जाता है, कभी कभी दोस्तों वो जुबान बोल देता है जो वास्तव में आत्मा बोलना नहीं चाहती है ना। तो अगर दोस्तों मैं कुछ अलग बोल दिया हूंगा तो आप थोड़ा दोस्तों कॉम्प्रोमाइज करना या फिर माफ कर देना छोटे भाई समझकर। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आप कल इंतजार करना, 7 बजे मैं फिर से आऊंगा, और दोस्तों फिर से आपका दिल जीतने के लिए आपके सामने आऊंगा। तो चलिए कल मिलते हैं सुबह 7 बजे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए उम्मीद के साथ, एक नए आशा और एक नए विश्वास के साथ। तो चलिए दोस्तों इंतजार कीजिएगा, मैं आपको दोस्तों इंतजार को एतबार में बदलने के लिए जरूर आऊंगा आपके सामने। और दोस्तों मेरा इस नमस्कारी को दोस्तों स्वीकार करना। कल सुबह फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।